पेड़ के ऊपर बहू का ढाबा। सीता और सुनीता देवरानी जेठानी थी, जिन्होंने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। आज के दिन भी दोनों रसोई में मिलकर खाना बना रही होती हैं और एक दूसरे से पुरानी यादें और काम की बातें कर रही थी। सुनीता, देख, हमारे घर में सब कुछ कितना बढ़िया और सुचारू रूप से चल रहा है ना। ससुर जी का ढाबा भी बहुत अच्छा चलता है और इसी बहाने हमारे दोनों पति मिलकर भी उस ढाबे को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और पूरा गांव ससुर जी की इज्जत करता है। सच में हम बड़े नसीब वाले हैं जो ऐसे घर में आए। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है सीता दीदी। बस मुझे एक ही चीज समझ में नहीं आती कि वो कृपाल जो हमारा पड़ोसी है, वो हमारे ढाबे को देखकर इतना चिढ़ता क्यों है। आखिर उसकी समस्या क्या है? वो ढाबा पहले उसी का था, लेकिन हमारे ससुर जी ने अपनी मेहनत की कमाई से पूरे पैसे देकर वो ढाबा ईमानदारी से खरीदा है। फिर भी वो ऐसे देखता है जैसे हमने उसकी जमीन हड़प ली हो। अरे सुनीता, तू तो जानती है कि जलन का कोई इलाज नहीं होता। जब वो कृपाल उस ढाबे को चलाया करता था तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता था। वो बासी सब्जियां खिलाता था और ग्राहकों से तमीज से बात नहीं करता था। और जैसे ही वो ढाबा ससुर जी और हमारे पतियों ने खरीदा, उनकी साफ नीयत और मेहनत से वो बहुत अच्छा चलने लगा। बस इसी बात से उसे जलन होती है कि जो काम वो नहीं कर पाया वो हमारे घर वालों ने कर दिखाया। पर कोई बात नहीं, जब तक हम सब एक हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि तभी उनके ससुर मनोहर घर में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। बहू, अरे ओ सीता, सुनीता, जल्दी बाहर आओ, बहुत अनर्थ हो गया है। अब एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। उस नीच कृपाल ने हमारी जड़ें काटने की कसम खा ली है। उसने हमारे पुराने बावर्ची को भड़का दिया। उसे न जाने क्या क्या लालच दिया और ज्यादा पैसों का लालच देकर रातों रात उसकी नौकरी छुड़वा दी। अब ढाबे पर खाना बनाने वाला कोई नहीं है। ग्राहक बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ढाबे पर अब खाना कौन बनाएगा। अगर आज खाना नहीं बना तो हमारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। पिताजी, आप शांत हो जाइए। इसमें आपको इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? आपकी दोनों बहुएं भी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। पूरे मोहल्ले में लोग हमारे हाथ के स्वाद की कस्में खाते हैं। और वैसे भी घर का सारा काम हम सुबह जल्दी निपटा लेती हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत समय बचता है। अगर हम ढाबे पर आकर खाना बनाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी होगी कि हम परिवार के काम आ पा रही हैं। मनोहर अपनी बहुओं की ये हिम्मत और संस्कार देखकर भावुक हो जाता है। इसके बाद सीता और सुनीता कमर कसकर ढाबे की रसोई में पहुंच जाती हैं। वो दोनों सच में खाना बहुत ही सफाई से बनाया करती और स्वाद तो ऐसा था कि जो एक बार खाता वो दोबारा जरूर आता। देखते ही देखते ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी। लोगों को घर जैसा स्वाद मिलने लगा। ये सब कुछ पास ही खड़ा कृपाल देख रहा था और उसे और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ इन लोगों को नीचा गिराने की, ये लोग और ऊपर उठते जाते हैं। पहले सोचा बावर्ची को हटा दूंगा तो चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा, पर ये बहुएं तो उससे भी बड़ी उस्ताद निकली। इनके हाथ के खाने की खुशबू तो पूरे गांव में फैल रही है। बस बहुत हो गया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनका ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाए और ये दाने दाने को मोहताज हो जाए। अब मैं सीधे इनकी जड़ पर वार करूंगा। कृपाल बड़ा ही दुष्ट और मक्कार इंसान था। वो शहर के बड़े सरकारी पर जाता है और वहाँ कुछ भ्रष्ट अफसरों की जेब गरम करता है। वो चालाकी से ढाबे की जमीन के नकली कागजात बनवा लेता है, जिसमें ये दिखाया गया था कि वो ढाबा अभी भी कृपाल के नाम पर है और मनोहर ने उसे धोखे से दबाया है। एक सुबह जब सीता और सुनीता बड़े उत्साह के साथ कढ़ाई चढ़ा रही थी, तभी पुलिस की गाड़ी और कोर्ट के अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं। मनोहर जी, काम रोक दीजिए। आपके खिलाफ कोर्ट का वारंट है। कृपाल जी ने कागजात पेश किए हैं कि यह जमीन और ढाबा कानूनी तौर पर उनका है। जब तक कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आता है ढाबा सील किया जाता है। आप सब अभी बाहर निकल जाइए। साहब, ये सरासर नाइंसाफी है। मैंने एक एक कौड़ी जोड़कर ये ढाबा खरीदा था। ये कागज नकली है। कृपाल सफेद झूठ बोल रहा है। अरे मनोहर, कागज कभी झूठ नहीं बोलते। अब अपनी इन बहुओं को लेकर घर जा और माला जब। ये ढाबा मेरा था और मेरे रहेगा। तूने सोचा था कि तू मेरा धंधा हड़प लेगा। अब देख असली मालिक कौन है। मनोहर और उसके दोनों बेटे बुरी तरह से टूट गए। घर में मातम जैसा माहौल हो गया। लेकिन सीता और सुनीता ने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में हार नहीं, बल्कि कुछ नया करने की चमक थी।
वो ढाबे के पीछे वाले खाली हिस्से में गई जहाँ एक बहुत पुराना विशाल और घना बरगद का पेड़ था। वो पेड़ मनोहर की अपनी पुश्तैनी जमीन पर खड़ा था जो कोर्ट के केस के दायरे में नहीं आती थी। सुनीता, ढाबे की इमारत पर ताला लगाए, हमारी हिम्मत पर नहीं। ये बरगद का पेड़ हमारे ससुर जी की निजी जमीन पर है। कृपाल यहाँ कुछ नहीं कर सकता। क्यों ना हम इस पेड़ के ऊपर ही अपना नया ढाबा शुरू करें, जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों के बीच। दीदी, क्या कमाल का विचार है। हम मजबूत लकड़ी के तख्ते और बांस लगवाकर पेड़ की मजबूत टहनियों पर बैठने की जगह बनाएंगे। लोग नीचे गर्मी और धूल में नहीं बल्कि कुदरत की गोद में शुद्ध हवा में पेड़ के ऊपर बैठकर खाना खाएंगे। ये तो पूरे इलाके का पहला ऐसा ढाबा होगा। दोनों बहुओं ने अपने पतियों को मनाया और उन्हें काम पर लगा दिया। रातों रात मेहनत हुई। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस विशाल बरगद के पेड़ पर एक शानदार मचान जैसा ढाबा तैयार कर दिया। अरे वाह, क्या बात है। ऐसी जगह तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। ऊपर बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। नीचे से ऊपर तक ठंडी हवा आती है और नजारा भी बड़ा सुंदर दिखता है। और भाई स्वाद का तो क्या कहना, सीता और सुनीता बहू ने तो कमाल कर दिया भाई। ये मक्के की रोटी और सरसों का साग बिल्कुल माँ के हाथ जैसा है। ढाबा पहले से भी 10 गुना ज्यादा चलने लगा। कृपाल ने जब अपनी बालकनी से ये नजारा देखा तो उसके सीने पर सांप लौटने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने इनकी जमीन छीनी, इन्होंने तो आसमान पकड़ लिया। लोग मेरे पास आने के बजाय उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। अब मुझे इस जड़ को ही खत्म करना होगा। ना रहेगा पेड़, ना रहेगा ढाबा। एक अमावस्या की काली रात में कृपाल हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी और मिट्टी का तेल लेकर उस बरगद के पेड़ को काटने और जलाने के इरादे से पहुंचा। वो पागलों की तरह पेड़ की जड़ पर वार करने ही वाला था कि तभी गांव के रखवाले कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। सीता और सुनीता जो अब ढाबे की सुरक्षा के लिए पास ही कुटिया में सोती थीं। सुनीता, जल्दी उठ, देख वो दुष्ट कृपाल फिर से कोई काली करतूत करने आया है। वो हमारे पेड़ को काटना चाहता है। अगर ये पेड़ गिर गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे दीदी। आज इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। सीता और सुनीता ने शोर मचा, पूरा गांव जाग गया। वो कुल्हाड़ी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। उसी वक्त सीता ने पुलिस को भी बुला लिया। साहब देखिए, ये आदमी सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है, ये कुदरत का भी दुश्मन है। ये 100 साल पुराने पूजनीय पेड़ को काटना चाहता था और हमें पूरा यकीन है कि इसने जो कागजात कोर्ट में दिए हैं ना, वो सब इसके घर की तिजोरी में छिपे असली कागजातों की फोटोकॉपी और हेरा फेरी है। पुलिस ने कृपाल को गिरफ्तार किया और जब दबाव डालकर उसके घर की तलाशी ली गई तो एक गुप्त दराज से ढाबे के असली सेल डीड मिल गए, जिन पर कृपाल के अंगूठे के निशान थे कि उसने ढाबा बेच दिया है। कोर्ट में सारा सच दूध की तरह साफ हो गया। मनोहर का पुराना ढाबा भी वापस मिल गया और वो फिर से खुल गया। लेकिन सीता और सुनीता ने पेड़ के ऊपर वाला ढाबा बंद नहीं किया। अब उनके पास 2 ढाबे थे। आज मेरी बहू ने साबित कर दिया कि अगर इंसान की नीयत साफ हो और उसमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो तो वो जमीन से लेकर आसमान तक अपना रास्ता बना सकता है। मुझे गर्व है अपनी सीता और सुनीता पर। सीता और सुनीता आज भी मिलकर दोनों ढाबे संभालती हैं। उनके हाथ का स्वाद और उनकी एकता आज भी बेलापुर गांव की शान है। रिया और प्रिया दोनों जुड़वा बहनें थीं। वो अपनी दादी के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी। रिया और प्रिया के पिता एक बार जब काम पर गए तो वापस घर लौटे ही नहीं और माँ गरीबी और बीमारी के कारण कुछ साल पहले चल बसी। उसके बाद से रिया प्रिया की दादी ने ही उन दोनों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली। माँ, मैं बोल रहा हूँ कि कब तक तुम इन दोनों की जिम्मेदारी संभालोगी? तुम्हारी भी उम्र हो चली है। ये सही कह रहे हैं माँ जी, तुम अब हमारे साथ रहो, आज ही हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं साथ चलने को तैयार हूँ, पर रिया और प्रिया मेरे साथ रहेंगी। नहीं नहीं, उन दोनों को मैं नहीं रख सकती। माँ, तुम समझ नहीं रही हो। अभी तो दोनों छोटी हैं, आगे बड़ी होंगी तो इनकी शादी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। इन्हें इनकी माँ के घर भेज दो और अपना पीछा छुड़ाओ। बोल लिया तुम दोनों ने। अब मेरी सुनो, मैं अपनी पोतियों के बिना नहीं रहूंगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उनके साथ इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर चलो और आज के बाद इनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें यहीं अपनी पोतियों के साथ गरीबी में रहने दो। जानकी के छोटा बेटा बहू वापस लौट जाते हैं।
जानकी जानती थी कि रिया प्रिया का उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए वो अपनी पोतियों को अपने प्यार से पाल पोस रही थी। वो अपनी पोतियों के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। वो उनकी बहुत देखभाल करती थी। जानकी रोजाना रामलाल नाम के एक ढाबे वाले के यहाँ तवा रोटी बनाने जाती थी। दिन के जो भी पैसे मिलते उनसे वो घर का खर्च चलाती। शायद दादी रामलाल चाचा के ढाबे पर ही होंगी। हाँ, लेकिन अब तो शाम हो गई है। अब तक तो वो लौट आती हैं, अभी तक नहीं लौटी। हमें ढाबे पर जाकर देखना चाहिए। दोनों बहनें ढाबे की ओर दौड़ पड़ी। ढाबे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामलाल उनकी दादी पर गुस्सा हो रहा है और दादी नीचे सिर झुकाए खड़ी हैं। अरे अम्मा, तुमने जली हुई रोटियां बना दी, बताओ, मेरा नुकसान कर दिया। अब सारे आटे की रोटियां दोबारा बनानी पड़ेंगी। ग्राहक बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अब तुम जली हुई रोटियां बनाने लगी हो, ऐसे में मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। रामलाल बेटा, उम्र के साथ अब दिखाई नहीं देता, आंखें कमजोर हो गई हैं। ऐसे तुम काम से निकाल दोगे तो इतनी जल्दी मुझे दूसरा काम कैसे मिलेगा? अरे तो मैं तुम्हारे ऊपर एहसान थोड़ी करूंगा, मुझे भी अपनी दुकान चलानी है। अगर ऐसी जली हुई रोटियां खिलाता रहा ग्राहकों को तो एक दिन मेरे ढाबे पर ही ताला लग जाएगा। अपना हिसाब करो और जाओ यहाँ से। रिया और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि उनकी दादी कितनी थकी हुई और परेशान थी। उन्होंने उस समय अपनी दादी को कुछ नहीं कहा, पर जब उनकी दादी घर आई तो वो अपनी दादी के पास गई। दादी, हमने आपकी और रामलाल चाचा की सारी बातें सुन ली हैं। आप चिंता मत करो दादी, आपको अब रामलाल चाचा के ढाबे पर रोटियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने और प्रिया ने सोच लिया है कि हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। बस आप हमें खाना बनाने में मदद करना, बाकी सब मैं और प्रिया संभाल लेंगे। हाँ दादी, अभी शुरुआत में हम थोड़े से शुरू करेंगे। क्या पता हमारा ढाबा अच्छा चल जाए, क्योंकि आपके हाथों में जादू है और हम जानते हैं आपके हाथों का खाना एक बार खाकर ग्राहक दोबारा जरूर आएंगे। जीती रहो मेरी बच्चियों, तुम्हारी इस हिम्मत से मेरे में भी हौसला जागा है, पर हम ढाबा खोलने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? दादी, आप चिंता मत करो, मैं और रिया ने गुल्लक में बहुत सारे पैसे जोड़े हुए हैं। आप हमें जो स्कूल में चीज खरीदने के लिए पैसे देते थे ना, वो हम गुल्लक में डाल देते थे। मैं अभी वो गुल्लक लेकर आती हूँ दादी। जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखती है उसकी दोनों पोतियां कितनी सयानी हैं। उन्होंने गुल्लक में बहुत सारे पैसे जोड़े हुए थे। जानकी के पास भी थोड़े पैसे जुड़े हुए थे। बस उसने अपनी पोतियों के साथ मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। रिया और प्रिया दोनों अपनी दादी के साथ ढाबे पर खाना बनाती थी। रिया और प्रिया दोनों ढाबे के खाने को थाली में पैक करके रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आदि पर भी पहुंचाती थी। धीरे धीरे रिया और प्रिया दोनों जुड़वा बहनें शहर में मशहूर हो गई। एक शाम जब रिया और प्रिया रेलवे स्टेशन पर खाना देने पहुंची तो वहां उन्हें एक आदमी मिला। बेटा, मुझे भी खाने की थाली चाहिए थी। क्या तुम मुझे भी एक थाली लाकर दे सकती हो? मेरी ट्रेन अभी 2 घंटे बाद यहाँ से जाएगी। अंकल, आप चलो, हमारा ढाबा पास में ही है, आप वहाँ आराम से खाना खा लेना। ठीक है बेटा, चलो, मैं तुम दोनों के साथ चलता हूँ। कितनी प्यारी बच्चियां हो तुम दोनों। आदमी रिया और प्रिया से रास्ते भर बातें करने लगा। तुम दोनों को देखकर तो लगता ही नहीं है कि कौन रिया है और कौन प्रिया है। तुम दोनों बिल्कुल एक सी ही हो। अंकल, सब हमें देखकर यही कहते हैं। अंकल, आपकी भी बेटी है? मेरी बेटी? तभी ढाबा आ जाता है। रिया और प्रिया उस आदमी को लेकर जैसे ही ढाबे पर पहुंचती हैं, जानकी और आदमी दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। निरंजन, तू? माँ, आप यहाँ इस शहर में? माँ? दादी, अंकल आपको माँ क्यों कह रहे हैं? रिया, प्रिया, ये तुम्हारे पापा हैं। हमारे पापा? रिया और प्रिया मेरी बेटियां, मेरी वो दोनों जुड़वा बेटियां जिनसे मैं बिछड़ गया था। मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? हमने तो तुझे बहुत ढूंढा। कमला भी तेरे जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ साल पहले वो दुनिया को छोड़कर इन दोनों बच्चियों को मेरे पास छोड़कर चली गई। माँ, वक्त और हालात ने मुझे आप सबसे दूर कर दिया। माँ, मैं अपनी याददाश्त भूल गया था। कितने दिन तो मुझे कुछ याद नहीं आया। बदमाशों ने मेरे सारे पैसे लूटकर मुझे घायल करके एक जंगल में फेंक दिया। उसके बाद कितने दिन हॉस्पिटल में रहा, पर मैं कुछ भी याद नहीं रख पाया। कुछ दिन पहले मेरी याददाश्त वापस आई। मैंने आप सबको शहर में बहुत ढूंढा, पर आप सब मुझे नहीं मिले। मैं गोविंद के पास भी गया, पर वहां ताला लगा हुआ था। मैं तो निराश हो चुका था कि आप लोग मुझे मिलोगे ही नहीं, पर आज भगवान ने मुझे
मेरी बच्चियों से और मेरी माँ से मिला दिया। रिया और प्रिया की जिंदगी में उसके पिता का मिलना किसी अच्छी किस्मत से कम नहीं था। निरंजन को जब पता चलता है कि रिया और प्रिया जानकी के साथ मिलकर ढाबा चलाती हैं, तो वो उनकी बहुत सराहना करता है। निरंजन दूसरे शहर एक फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए जा ही रहा था, पर यहाँ इस शहर में उसे अपना परिवार फिर से वापस मिल गया। रिया और प्रिया को अपने पिता मिल गए, जानकी को अपना बेटा मिल गया। अब उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। रिया प्रिया बहुत खुश थी, उन्हें उनके पिता का साथ मिल गया था। निरंजन के आ जाने के बाद रिया और प्रिया दोनों बहनों की जिंदगी में नई खुशियां आ गईं। जानकी भी अपनी पोतियों के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान देखकर बहुत खुश थी, और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जिंदगी खुशियों के साथ आगे बढ़ने लगी। Thanks for watching.